नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास सी टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसमें 30 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस सेट को लगाइए। कमेंट कर बताइए कि आपके कितने सही हुए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मसातीकरण का अर्थ क्या है? विकल्प ए, नई जानकारी के अनुसार पुरानी स्कीमा में बदलाव करना। विकल्प बी, पूर्व निर्मित स्कीमा में नई जानकारी को शामिल करना। विकल्प सी, किसी नई अवधारणा को पूरी तरह छोड़ देना। विकल्प डी, उम्र के साथ ज्ञान का कम होना। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी, पूर्व निर्मित स्कीमा में नई जानकारी को शामिल करना आत्मसातीकरण का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 2। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में किसकी केंद्रीय भूमिका पर सबसे अधिक जोर दिया? विकल्प ए, आनुवंशिक गुणों। विकल्प बी, सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति। विकल्प डी, भौतिक पुरस्कारों। विकल्प डी, जैविक परिपक्वता। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प सी, सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति पर लेव वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा जोर दिया। प्रश्न नंबर 3। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति समाज के नियमों और कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रति वफादार होता है? विकल्प ए, पूर्व पारंपरिक स्तर। विकल्प बी, पारंपरिक स्तर, कानून और व्यवस्था का उन्मुखीकरण। विकल्प सी, उत्तर पारंपरिक स्तर। विकल्प डी, सहज सुखवादी कारण। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी, पारंपरिक स्तर, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक नहीं है, बाह्य कारक नहीं है या फिर पर्यावरणीय कारक नहीं है? तो विकल्प ए, पोषण। विकल्प बी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। विकल्प सी, आनुवंशिक संरचना। विकल्प डी, सांस्कृतिक परिवेश। तो यहाँ पर हमारा सही होता है विकल्प सी, आनुवंशिक संरचना। ये बाह्य कारक नहीं है, बाकी सभी बाह्य कारक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। एक प्रगतिशील कक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम की क्या मुख्य विशेषता होनी चाहिए? विकल्प ए, शिक्षक द्वारा केवल व्याख्यान देना। विकल्प बी, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी और व्यवहारिक अनुभव। विकल्प सी, कठोर अनुशासन और रटने की प्रतियोगिता। विकल्प डी, परीक्षा केंद्रित शिक्षण। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी और व्यवहारिक अनुभव। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकल्प ए, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। विकल्प बी, विकास पूर्व अनुमानित दिशा में होता है। विकल्प सी, विकास केवल आनुवंशिकता का परिणाम है। विकल्प डी, विकास व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प सी, विकास केवल आनुवंशिकता का परिणाम है। यह कथन गलत है, यानी कि सही नहीं है। अगला प्रश्न, गणितीय गणनाओं को करने में आने वाली कठिनाइयों को क्या कहा जाता है? विकल्प ए, डिसलेक्सिया। विकल्प बी, डिस्ग्राफिया। विकल्प सी, डिसकैलकुलिया और विकल्प डी, डिस्प्रेक्सिया। तो गणितीय गणनाओं से संबंधित जो विकार होता है उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। प्रश्न नंबर 9। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था अमूर्त चिंतन और तार्किक परिकल्पनाओं की क्षमता से जुड़ी है? विकल्प ए, संवेदीगामक अवस्था। विकल्प बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। विकल्प सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। विकल्प डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम होता है 11 से 19 वर्ष तक, या कहीं पे 11 से 18 तक भी मिलता है। प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? विकल्प ए, बहुभाषी कक्षा में संप्रेषण कौशल और समझ का विकास। विकल्प बी, केवल व्याकरण के नियम रटना। विकल्प सी, कठिन शब्दों की शब्दावली याद करना। विकल्प डी, मातृभाषा को पूरी तरह प्रतिबंधित करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, बहुभाषी कक्षा में संप्रेषण कौशल और समझ का विकास करना। प्रश्न नंबर 11। अधिगम प्रक्रिया में स्कैफोल्डिंग को क्या कहा जाता है? क्या तात्पर्य स्कैफोल्डिंग से? और स्कैफोल्डिंग को पाड़ या ढांचा भी कहा जाता है। विकल्प ए, सीखने में वयस्क या शिक्षक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। विकल्प बी, परीक्षा में नकल करना। विकल्प सी, कठिन गृह कार्य देना। विकल्प डी, बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देना। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए, सीखने में वयस्क शिक्षक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी मदद को पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस शिक्षाशास्त्री ने खेल के माध्यम से शिक्षा की अवधारणा दी थी, यानी किंडरगार्टन जो सिस्टम किसने दिया था? विकल्प ए, फ्रोवेल। विकल्प बी, मॉन्टेसरी। विकल्प सी, जॉन डीवी। विकल्प डी, रूसो। तो जो खेल विधि है वो दी थी फ्रोवेल ने। तो विकल्प हमारा सही हो जाता है ए, खेल विधि के जनक फ्रोवेल हैं। अधिगम का पठार यानी कि प्लेटू ऑफ लर्निंग क्या दर्शाता है? तो अधिगम का पठार दर्शाता है विकल्प ए, सीखने की गति में तेजी। विकल्प बी, सीखने की प्रक्रिया में रुकावट या स्थिरता का काल। विकल्प सी, ज्ञान में निरंतर वृद्धि। विकल्प डी, मानसिक बीमारी। तो जो अधिगम का पठार दिखाता है सीखने की जो प्रक्रिया है इसमें रुकावट या फिर स्थिरता, जब रुकावट आ जाती है उसको कहते हैं अधिगम का पठार।
एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या आवश्यक है? विकल्प ए उनके लिए पृथक विद्यालय, विकल्प बी उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में अनुकूलन, विकल्प सी उन्हें बिना मूल्यांकन के पास करना, विकल्प डी कक्षा में अलग बिठाना। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में अनुकूलन। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? विकल्प ए अभिसारी चिंतन या अभिसारी सोच, विकल्प बी अपसारी चिंतन या अपसारी सोच, विकल्प सी याददाश्त, विकल्प डी शाब्दिक परीक्षा। तो सृजनात्मकता का संबंध होता है अपसारी चिंतन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग। बालक का सामाजिकरण सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होता है? विकल्प ए परिवार से, विकल्प बी विद्यालय से, विकल्प सी खेल के मैदान से और विकल्प डी जनसंचार माध्यमों से। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए बालक का जो विकास, सामाजिक विकास, वो शुरू होता है परिवार से। प्रश्न नंबर 17, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? विकल्प ए अर्जन प्राकृतिक व सहज होता है जबकि अधिगम सचेत व औपचारिक होता है, विकल्प बी दोनों पूरी तरह समान है, विकल्प सी अधिगम केवल जन्मजात है, विकल्प डी अर्जन के लिए विद्यालय की आवश्यकता होती है। तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए अर्जन प्राकृतिक व सहज होता है जबकि अधिगम सचेत व औपचारिक होता है। प्रश्न नंबर 18, स्टर्नबर्ग के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार नई परिस्थितियों में समस्याओं को हल करने की क्षमता किस बुद्धि से जुड़ी है? तो इसका हमारा विकल्प ए है विश्लेषणात्मक बुद्धि, विकल्प बी सृजनात्मक या अनुभवात्मक बुद्धि, विकल्प सी व्यवहारिक बुद्धि, विकल्प डी भावनात्मक बुद्धि। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए विश्लेषणात्मक बुद्धि। प्रश्न नंबर 19, बच्चों में नैतिक विकास के लिए एक शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? विकल्प ए नैतिक मुद्दों दुविधाओं पर चर्चा को प्रोत्साहन देना चाहिए, विकल्प बी नियमों को चुपचाप थोपना चाहिए, विकल्प सी दंड का भय दिखाना चाहिए, विकल्प डी नैतिकता की उपेक्षा करनी चाहिए। तो हमारा सही आंसर होता है विकल्प ए नैतिक मुद्दों और दुविधाओं पर चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न 20 नंबर, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार संगीत और लय से जुड़ी प्रतिभा किस बुद्धि का हिस्सा है? विकल्प ए शारीरिक गति संवेदी, विकल्प बी संगीतात्मक बुद्धि, विकल्प सी तार्किक बुद्धि, विकल्प डी अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो संगीत और लय से जुड़ी जो प्रतिभा होती है उसको संगीतात्मक बुद्धि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षण का सही क्रम क्या होना चाहिए? विकल्प ए अमूर्त से मूर्त की ओर, विकल्प बी मूर्त से अमूर्त की ओर, विकल्प सी कठिन से सरल की ओर, विकल्प डी केवल सिद्धांतों का प्रतिपादन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षण का क्रम। अगला प्रश्न, कक्षा में आकलन यानी असेसमेंट का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए असेसमेंट का? विकल्प ए बच्चों की तुलना करना और रैंक देना, विकल्प बी सीखने की कमियों को पहचान कर सुधार के उपाय खोजना यानी कि फॉर्मेटिव फीडबैक, विकल्प सी दंडित करना, विकल्प डी परीक्षा का डर पैदा करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी सीखने की कमियों को पहचान कर सुधार के उपाय खोजना यानी कि फॉर्मेटिव फीडबैक। अगला प्रश्न देखते हैं, लैंगिक भेदभाव यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प ए रूढ़िवादी उदाहरणों का प्रयोग, विकल्प बी लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करना और सभी को समान जिम्मेदारियां देना, विकल्प सी बालकों को विज्ञान और बालिकाओं को गृह विज्ञान तक सीमित रखना, विकल्प सी इस विषय पर बात न करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करना और सभी को समान जिम्मेदारियां देना लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। प्रश्न नंबर 24, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक कौन से हैं? कौन सा व्यक्तिगत कारक है? विकल्प ए विद्यालय का भवन, विकल्प बी परिपक्वता और अवप्रेरणा, विकल्प सी पाठ्यपुस्तक का प्रकार, विकल्प डी शिक्षक का व्यवहार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी परिपक्वता और अवप्रेरणा अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक होता है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है? विकल्प ए केवल तथ्यों को रटना, विकल्प बी खुली चर्चा और समस्या समाधान आधारित कार्य, विकल्प सी एक तरफा व्याख्यान सुनना, विकल्प डी बहुविकल्पीय प्रश्नों को के उत्तर रटना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी खुली चर्चा और समस्या समाधान आधारित कार्य। प्रश्न नंबर 26, ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या है? विकल्प ए अत्यधिक सामाजिक होना, विकल्प बी संप्रेषण में कठिनाई और सीमित पुनरावृत्ति वाले व्यवहार, विकल्प सी उत्कृष्ट गणितीय गति, विकल्प डी अत्यधिक तेज शारीरिक फुर्ती। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी संप्रेषण में कठिनाई और सीमित या फिर पुनरावृत्ति वाले व्यवहार। ऑटिज्म से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनमें ये समस्या उनकी विशेषता कह लीजिए या फिर समस्या होती है। प्रश्न नंबर 27, बायो सोशल दृष्टिकोण के अनुसार भाषा विकास का मुख्य आधार होता है? विकल्प ए केवल जैविक परिपक्वता, जीव शास्त्र और सामाजिक परिवेश दोनों का समन्वय, विकल्प बी विकल्प सी केवल आनुवंशिक दोष, विकल्प डी
तकनीकी यंत्र। इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, जीव शास्त्र और सामाजिक परिवेश दोनों का समन्वय। अगला प्रश्न 28 नंबर, छात्रों में स्वायत्तता यानी कि इसको ऑटोनॉमी कहते हैं अंग्रेजी में, और स्वतंत्र सोच विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प ए, हर निर्णय खुद लेना। विकल्प बी, विद्यार्थियों को निर्णय लेने के लिए सहयोगात्मक अधिगम के अवसर देना। विकल्प सी, सख्त नियम बनाना। विकल्प डी, प्रश्न पूछने पर रोक लगाना। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी, विद्यार्थियों को निर्णय लेने और सहयोगात्मक अधिगम के अवसर देना, छात्रों में स्वायत्तता और स्वतंत्र सोच विकसित करने के लिए करना चाहिए। प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? तो इसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? विकल्प ए 10+2, विकल्प बी 5+3+3+4, विकल्प सी 8+4+2, विकल्प डी 3+4+5। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी 5+3+3+4, यानी कि 3 वर्ष आंगनबाड़ी, उसके बाद कक्षा 1, 2 5 हो गया, फिर उसके बाद 3, 4, 5 3 हो गया, फिर 6, 7, 8 3 हो गया, फिर 9, 10, 11, 12 4 हो गया। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी इज राइट आंसर। आखिरी प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, बाल विकास के अध्ययन में व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का महत्व क्या है? इसे नज़रअंदाज करना चाहिए। विकल्प बी, ये शिक्षण विधियों को विधिपूर्ण बनाने में मार्गदर्शन करती है। विकल्प सी, ये केवल बाधा है। विकल्प डी, इसमें बच्चे में भेदभाव बढ़ता है। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी, जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है शिक्षण विधियों को विधिवतापूर्ण बनाने में मार्गदर्शन करती है। विकल्प बी सही हो जाता है। हमने देखे 30 प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए ये प्रश्न थे सभी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद।